जम्मू कश्मीर में चुनावों का रास्ता हुआ साफ। जम्मू कश्मीर की परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द। कहा केंद्र सरकार की परिसीमन की प्रक्रिया सही। कॉलेजियम विवाद में अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति पर सुनवाई स्थगित। अब 2 मार्च को होगी सुनवाई। लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान की तरह, बाबा साहेब से प्रेरणा लें विद्यार्थी। एमसीडी मेयर चुनाव के लिए 16 फरवरी को नहीं होगा मतदान। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने की है मनोनीत पार्षदों को मतदान से अलग रखने की मांग। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरो इंडिया शो का किया उद्घाटन। कहा दूर की सोच रखता है आज का भारत। एयरो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में पैदा होंगे नए अवसर। धर्मशाला के बजाय इंदौर में होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट। बीसीसीआई ने किया ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पौड़ी दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की। वहीं इससे पहले सीएम ने एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभावान छात्रों से मुलाकात कर गांव से हो रहे पलायन के कारणों को भी जाना और छात्रों से पलायन रोकथाम पर सुझाव भी लिए। सीएम धामी से छात्रों ने शिक्षा, स्वस्थ पेयजल, सड़क आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने को पलायन का मुख्य कारण बताया। साथ ही छात्रों ने खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर भी बात की। साथ ही भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र राज्यपाल से इस्तीफा देने पर सीएम ने कहा कि प्रदेश को उनके अब तक के अनुभवों का फायदा मिलेगा। पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज्यादा काम हो उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। और बीते रोज हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि तमाम भ्रांतियों के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, जिसको लेकर वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। सीएम ने कहा कि आयोग और सभी जिला प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है, जिसके चलते 1,03,000 छात्र छात्राओं ने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा दी। हमारी सरकार निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत हमारी सरकार एक सशक्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है ताकि भविष्य में नकल की परंपरा को समाप्त किया जा सके। 1,03,000 छात्र छात्राओं ने, हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए और आयोग को भी, हमारे प्रशासन को भी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि इतने सारे संदेहों के बीच में तमाम प्रकार के मनगढ़ंत जो चीज़ें उछाली जा रही थी, स्थिति को संदेहास्पद बनाने का भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी आयोग ने जहां और प्रशासन ने सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न किया और 1,03,000 छात्रों ने इसमें भाग लिया, जो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी प्रयास किया है। हमारा जो नकल अध्यादेश आया है, उस नकल अध्यादेश से सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सारी नकल विहीन होंगी।
और उधर कांग्रेस और एनएसयूआई का संयुक्त मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच करने पहुंचा, जहां पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें पहले ही रोक दिया गया। कांग्रेस की मांग है कि बेरोजगार आंदोलन के दौरान युवाओं पर लगी धाराओं से उन्हें तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच कराई जाए। जिस तरीके से प्रदेश में जो भी परीक्षा हो रही है, उन तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है वो लीक होने का काम जो है सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है। लोगों में आक्रोश है और लोग और नौजवान साथी इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई जांच से कदम पीछे खींचने का काम कर रहे हैं और इसलिए कांग्रेस लगातार जो है छात्र हितों के लिए, नौजवान साथियों के हितों के लिए संघर्ष करते हुए सरकार से ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच की सरकार संस्तुति करे और आज एनएसयूआई के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनका कहना था कि गोपन के अधिकारी पकड़े गए, इसलिए शंका है कि ये भी लीक हो सकते हैं। दूसरा, आपराधिक मुकदमे जो इन पर लगाए हैं, जो बैठे हुए थे, पत्थरबाजू पे मुकदमे नहीं दर्ज हुए, लेकिन जो वहां बैठ के आंदोलन कर रहे शांतिप्रिय ढंग से, उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं जो वापस होने चाहिए। और एक साफ सुथरी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और लोगों के संग अन्याय ना हो। कल भी एक युवा ने जब ये कहा कि मेरे पेपर की सील टूटी हुई है, तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया कानून लगा के। और आप आईटी पे उस पर मुकदमा कर सकते थे वायरल करने में, वो भी उसका अधिकार है वैसे अपना वायरल करना अपनी चीजों को। जैसे कि प्रदेश में जो स्थितियां हैं और युवाओं के दमन के लिए सरकार जिस प्रकार से जोर आजमाइश कर रही है, ये आवश्यक है कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं। आज एनएसयूआई के तत्वाधान में सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, भाई प्रीतम सिंह जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सरकार को चेतना चाहिए, जहां एक ओर आंदोलनकारी छात्रों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो नकल माफिया है उनको राहत दी जा रही है। ये ऐसे कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये संभव हो पाता है? ये सिर्फ भाजपा की सरकार जानती है। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नौजवान युवकों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। जिस तरह से हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, सरकार को इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था करनी चाहिए। नौजवान साथियों का जो है सरकार से विश्वास उठ गया है। जिस तरीके से लगातार हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था करनी चाहिए। और उस व्यवस्था के तहत जब उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति इस बात को कह रहा है, एक एक नौजवान साथी इस बात को कह रहा है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, तो सरकार क्यों सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती? ये हमारी समझ से परे। सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति कर दे और उसके बाद जो परीक्षाएं हो रही हैं, आपने एक सख्त कानून बनाया है, उस कानून के तहत जो है आप फुल प्रूफ व्यवस्था करें ताकि लोगों का फिर से जो है विश्वास उठ सके। और उधर बेरोजगार संघ से जुड़े हुए कई युवा अभी भी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। वहीं अब कई दल के प्रतिनिधि भी उनसे लगातार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने भी धरना दे रहे युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि युवाओं ने दिखा दिया कि कैसे बिना सूचना के एक साथ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ जा सकता है। यदि सरकार ने गिरफ्तार युवाओं को रिहा नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, आधी अधूरी मांगों के साथ, फर्जी शिष्टमंडल के साथ, पुलिस के डंडे के साथ और अधिकारियों के माध्यम से धमकाने के साथ, जेल में ठूसने के साथ अगर सरकार आगे बढ़ना चाहती है तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये जो बेरोजगार नौजवानों ने अपना ट्रेलर दिखा दिया कि ये बगैर किसी सूचना के 12 घंटे में 5000 से ज्यादा की संख्या में देहरादून की सड़कों पर उमड़ाए, और अगर सरकार नहीं मानेगी, इनको जेल से बगैर शर्त रिहा नहीं करेगी, ये नकल जिन परीक्षाओं में हुई उसकी सीबीआई जांच नहीं करेगी, तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये जो उत्तराखंड आंदोलन है, ठीक उसी तरह से ये बेरोजगारों का आंदोलन राज्य का आंदोलन बनेगा।
और उधर समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक ली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा को लेकर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार वृद्धा और वृद्ध पेंशन योजना सभी के लिए खोली गई है, जिसमें 80,000 नए आवेदकों के बाद पहली किश्त भी जारी कर दी गई। दिव्यांग पेंशन धनराशि को भी 3,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। वहीं अल्पसंख्यक मामलों पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 419 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 182 मदरसों में राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 1 महीने पहले सभी जिलाधिकारियों को राज्य सरकार से वित्त पोषित मदरसों की जांच के लिए कहा गया था, लेकिन जिलाधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जा सकी, जिसको देखते हुए विभागीय जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हमने 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी और प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपया भारत सरकार ने जारी कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना अपने प्रदेश में है। मैं मानता हूं कि इससे हमको बहुत लाभ होगा। हमने वित्त निगम में 1 टाइम सेटलमेंट की योजना हम ला रहे हैं। लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि लोगों ने कर्ज के रूप में ली है, मगर वसूली नहीं हो रही है। और मैंने कहा 1 टाइम सेटलमेंट लाइए, ब्याज माफ करिए, लोगों को सुविधाजनक स्थिति देकर हमारी वसूली भी हो जाएगी और विभाग का आमदनी भी बढ़ जाएगी। उधर केंद्र सरकार के हस्तशिल्प मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के ऐतिहासिक ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्योग से जुड़े कारीगरों को तकनीकी जानकारी दी गई। इस मौके पर शिल्पियों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा मिश्रा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और इस अवसर पर कहा कि अनेक शिल्पियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है। इसके माध्यम से उन्हें ताम्र शिल्प से बनी वस्तुओं की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। देखिए, नए बच्चों को जानकारियां होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम नए बच्चों को, नए युवाओं को हमारे इस जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें जो जानकारियां मिलती हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। तो सरकार ने वैसे ही बहुत सारी योजनाएं रखी हुई हैं हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, लेकिन बच्चों को मैंने जैसे बताया कि जानकारी नहीं है। यहाँ पर इन लोगों को जानकारियां मिलेंगी और भी कोई हमारे लायक सरकार के द्वारा कोई कार्य करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उन्हें। और उधर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मचे हुए विवाद पर साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मदनी के बयान पर हरिद्वार में बड़ा उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सनातन का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, जबकि इस्लाम केवल 1400 साल पुराना है। हिंदू धर्म के मतानुसार ब्रह्मा सृष्टि के संचालक हैं, इसलिए इस्लामिक धर्म गुरुओं को बेतुके बयान देकर हंसी का पात्र नहीं बनना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी पूरे विश्व में और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हम सबकी एक ही मान्यता है कि इस सृष्टि का जो निर्माण है या सृष्टि का जो संचालन है वो ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु। मनु के कारण ही हम लोग मनुष्य कहलाए। आदम जो शब्द है, आदम शब्द से ही आदमी शब्द बना, ऐसी मान्यता है। लेकिन क्योंकि मुसलमानों का जो इतिहास है वो कुल 1400 साल पुराना है और सनातन धर्म का हम अगर महाभारत काल को भी उठाकर देखें तो महाभारत को भी 5000 वर्ष से पूर्व हो गया है। और जो रामायण काल है, रामायण काल में को भी लगभग 17.5 लाख वर्ष हो गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के नकल अध्यादेश कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि उत्तरकाशी में रविवार को एक अभ्यर्थी ने ये अफवाह फैलाई थी और कुछ न्यूज पोर्टल में भी इसे प्रकाशित किया गया था कि भर्ती परीक्षा का रविवार को पेपर लीक हो गया था, जिसका कोई प्रमाण नहीं था। ऐसे में कुछ लोगों के खिलाफ उत्तरकाशी जनपद में नकल अध्यादेश कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे देखिए, जो एग्जामिनेशन में जो प्रोसीजर है, वो प्रोटोकॉल है, वो पूरा का पूरा पालन हुआ है। हम सभी जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात हुए थे। जहाँ पे भी किसी का भी थोड़ा बहुत भी डाउट थे, वो भी क्लियर करने का है, वो भी हो गया है। इन स्पाइट की गलत सूचना है प्रसारित करके हमारे जो एग्जाम हो रहा है उनको डिस्टेबलाइज करना कुछ लोगों का, जो मुझे लगता है कि उनका एग्जाम देना या परीक्षा में बैठना उनका वो नहीं है, उनका कुछ और एजेंडे लगते हैं हमें। तो वैसे ही उनका मकसद ये है कि हमारे एग्जामिनेशंस को डिस्टेबलाइज करें। तो ये हम टॉलरेट नहीं होगी। जो गलत सूचनाएं भ्रमित करके जो स्टूडेंट है अपना पढ़ाई करके एग्जाम देने आ रहा है, उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सारा अब नया जो कानून आया उसके तहत ये उल्लंघन है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर नैनीताल जिले के रामगढ़ में राज्य सरकार द्वारा उद्यान विभाग की जमीन को लीज पर दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि रामगढ़ में उद्यान विभाग की बेशकीमती 100 नाली जमीन को सरकार ने सिडकुल के नाम पर अपने चहेतों को देने का काम किया है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि सरकार उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को नष्ट करने में लगी हुई है। रामगढ़ में आलू और सेब की उन्नत किस्मों को पैदा करने वाली बेशकीमती जमीन को इस सरकार ने अपने लोगों को देने का काम किया है, जिसका वो आने वाले बजट सत्र में भी विरोध करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर सरकार की इस जमीन को लुटाने के पीछे क्या मंशा है। जहां पर 100 नाली जमीन सरकार द्वारा मुफ्त में सिडकुल के नाम पर अपने चहेतों को दे दी गई है, जहां पर विभिन्न प्रजातियों के फल के पौधे विकसित किए जाते थे, प्रजातियां विकसित की जाती थी, आलू की नई किस्में वैरायटीज वहाँ पर पैदा की जाती थी। आज उसको खुर्द-बुर्द करने की सरकार द्वारा साजिश की गई है और सारी जमीन का शासनादेश लागू हो चुका है। हमने वहाँ धरना भी दिया है और इस विधानसभा जो अगला हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, हम इसमें निश्चित रूप से नियमों के तहत सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार यह जमीन, कीमती जमीन और जो रामगढ़ का उद्यान विभाग की जमीन को किस तरह क्यों दे दी गई। वहीं जिले के कई क्षेत्रों में कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसको लेकर विद्युत विभाग ने कहा कि ग्रीष्मकालीन सीजन की तैयारी चल रही है, लिहाजा जहां लोकल फीडर में रिपेयरिंग के काम चल रहे हैं, तो वहीं हाईवे के किनारे पेड़ों के पातन का काम भी चल रहा है, जिस वजह से कभी कभी शटडाउन करना पड़ रहा है। फिलहाल जिले में रोस्टिंग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने कहा कि आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन में बिजली की कमी ना हो, इसको देखते हुए विद्युत विभाग अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ रोस्टिंग नैनीताल जनपद में समाप्त हो गई है, लेकिन आप जैसा कि विदित ही हैं कि आने वाला ग्रीष्मकाल का जो हमारा पीक लोड का समय आने वाला है, उसके लिए हम लोग अपने सिस्टम में कुछ रिनोवेशन के काम कर रहे हैं। उसके लिए लोकल लेवल पे विभिन्न फीडरों पे सुधार के काम करने के लिए शटडाउन्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ वन विभाग के द्वारा, वन विकास निगम द्वारा पेड़ों का पातन भी किया जा रहा है, जो हमारे हाईवेज चौड़ीकरण वगैरह का काम है। तो पातन के समय पे विद्युत लाइनों को क्षति ना हो, किसी को करंट ना लगे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग शटडाउन वगैरह भी अलाउ कर रहे हैं वन निगम को। तो उस वजह से स्थानीय स्तर पर कुछ बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसके विषय में हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लोगों को एडवांस में सूचित भी कर।
उधर देहरादून डीएम सोनिका ने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया और आम जनता की कई शिकायतें सुनी। जनता दरबार में लोग बिजली, पेंशन, नदी नाले जैसी शिकायतें रख रहे थे। हालांकि शिकायतों में कुछ पुरानी शिकायतें थी जिनको अधिकारियों ने पूरा नहीं किया था। इसे लेकर डीएम ने अधिकारियों को तुरंत लोगों की शिकायतों पर काम करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने प्रदेश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का कोई अंदेशा नहीं है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में बढ़ रही गर्मी में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। वहीं बारिश और बर्फबारी की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 18 तारीख के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में बारिश और हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। हाँ, इस समय जो तापमान है करीब जो अधिकतम तापमान अगर बात करें तो एकदम सामान्य के आसपास है। न्यूनतम तापमान थोड़ा सामान्य से कम है, 2 डिग्री तक, 1 डिग्री तक या कहीं पे 3 डिग्री भी है। तो 2 से 3 दिन जो है जो तापमान है सामान्य से ये जो है मतलब जो पास्ट 24 आवर्स का 2 to 3 डिग्री कम है। बाकी अधिकतम तापमान जैसे मैंने बोला सामान्य पे। अब आज से देखेंगे तो आज से थोड़ा जो तापमान है मैं कहूँगा कि जो न्यूनतम तापमान है थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कल से आप देखेंगे कि ये सामान्य है उससे भी 1-8 डिग्री ऊपर तक आने शुरू हो जाएंगे। और जो अधिकतम तापमान तो आज भी मैं समझता हूँ करीब वो जो है सामान्य के आसपास ही रहेंगे, लेकिन कल परसों सप्ताह थोड़ी उसमें वृद्धि शुरू हो जाएगी। और इसमें जो तेजी से वृद्धि होगी तापमान में अगर मैं कहूँ तो 16 तारीख से जो है जो तापमान है अधिकतम तापमान है वो तेजी से बढ़ेंगे और 18-19 में आप देखेंगे कि काफी जो है सामान्य से ऊपर आ जाएंगे। जहां तक बारिश की बात है तो अभी 18 तक तो कुछ एक्टिविटी है नहीं। उधर चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार परिवहन विभाग की चारधाम यात्रा में करीब 100 बसें चलेंगी। यात्रा के दौरान परिवहन विभाग अपने स्टेशन खोलेगा, क्योंकि रोडवेज के स्टेशन दूर होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त इलाके को चयनित कर डिवाइडर लगाए जाएंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।